वीडियो सही रहेगा। यानी जिस प्रकार तुमने पॉलिटी में धुआं धुआं कर किए हो उसी प्रकार तुम ज्योग्राफी में करोगे। यानी बच्चे तुम कहोगे सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला है। कितना नंबर वाला है? 5 नंबर वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एक क्लास को भैया, एक क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है बच्चे, तुम कहोगे जी सर एकदम कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखो ध्यान सुनना। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। देखो मोस्ट भैया प्रश्न है ये, मोस्ट भैया प्रश्न है भैया, ये प्रश्न निश्चित पूछा जाएगा भैया, निश्चित पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है यही हमें समझना है कि मानव का प्राकृतिकरण पूछा है। क्या पूछा है? मानव का प्राकृतिकरण। ध्यान सुनो, हमारा सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट होगा मानव का प्राकृतिकरण। ध्यान सुनना भैया, सुनना केवल। देखो यह क्या पूछा प्रश्न में भैया, प्रश्न पूछा मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव यानी हम सब प्रकृति के अनुसार ढल रहे हैं। किसके अनुसार ढल रहे हैं? प्रकृति के अनुसार। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मनुष्य प्रकृति के साथ साथ। इसका मतलब क्या है बच्चे? मनुष्य, ध्यान सुनना, मनुष्य पृथ्वी मतलब प्रकृति के साथ साथ ढल रहा है, प्रकृति के साथ साथ ढल रहा है, ढल रहा है। यानी बच्चे इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? ढल रहा है। यानी इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि मानव जो है वो प्रकृति के अनुसार चल रहा है, प्रकृति जैसे कह रही है मानव को वैसे मानव कह रहा है। यानी मानव अपना काम काज यानी काम काज भी किसके अनुसार कर रहा है भैया? प्रकृति के अनुसार कर रहा है। किसके अनुसार कर रहा है भैया? प्रकृति के अनुसार कर रहा है अपना काम काज भी। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं भैया मानव का प्राकृतिकरण। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है कि सर एक दो उदाहरण हमें बता दीजिए। हमने समझा कि भैया हम मानव हैं, तुम कहो यस हम मानव हैं, और हमें अगर अगर प्रकृति वर्षा दे रही है, वर्षा क्या करवा रही है? वर्षा, तो हम छतरी लाएंगे नहीं लाएंगे? बिल्कुल सर छतरी लाएंगे, छतरी लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे छतरी। यानी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानव जो है वो प्रकृति के अनुसार ढल रहा है और मानव प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहता है। ये सारी बातें यहाँ पर कहा गया है। जैसे हम कह सकते हैं सर ये कैसे ढलता है? देखिए जैसे हम भैया ठंड इलाका में हैं तो ठंडी वाला खान पान करते हैं, बोलो हाँ या नहीं? जी सर ठंडी वाला खान पान करते हैं। अगर हम गर्मी वाले इलाका में हैं तो गर्मी वाला ठंड मतलब खान पान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, जो अफ्रीका के लोग हैं वो क्या खाता है भैया? मीट मांस बहुत अधिक खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि वहां पर गर्मी अत्यधिक है या नहीं है? तुम कहोगे जी सर ये बात तो सही है। यानी बच्चे यह सिद्धांत यही कहता है कि मानव किसके अनुसार ढल रहा है? मानव प्रकृति के अनुसार ढल रहा है, और प्रकृति जैसा जैसा करवा रही है मानव से, मानव वैसा वैसा ही कर रहा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो पहला प्रश्न का यही उत्तर था, बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे जी सर। इसी प्रकार समझना है, यानी जैसे मानव जंगल में रह रहा है तो जंगल के अनुसार ढल जा रहा है भैया, मानव पहाड़ पर रह रहा है तो पहाड़ के अनुसार ढल रहा है, मानव मैदान में रह रहा है तो मैदान के अनुसार ढल रहा है, मानव की खान पान अलग अलग है तो खान पान के अनुसार ढल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि हमारे मानव प्रकृति के अनुसार गाँव और शहर में भी ढल जाते हैं। यानी गाँव में है तो हम लोग एकदम सुसज्जित तरीका से संस्कृति को पालन करते हैं, लेकिन शहर में जाते हैं तो फिर संस्कृति वगैरह कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तुम कहोगे यस सर। देखो अब इसका आंसर कैसे लिखना है, देखो आंसर इसका, देखो यह ना मानव यानी मानव पहले ऐसा था, यानी जब मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहता है और अपने काम काज को प्रकृति वातावरण के अनुसार करता है तो इसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। यही बात मैंने समझाया ना, यानी मानव किसके अनुसार चलने लगेगा? प्रकृति के अनुसार चलने लगेगा, और प्रकृति जैसे जैसे कहेगी मानव वैसा वैसा काम करेगा, तो भैया उसे कहेंगे हम लोग प्रकृति के यानी मानव का प्राकृतिकरण। समझ गए ना? उदाहरण, उदाहरण देखो, जैसे मैंने क्या समझाया? मैंने आपको समझाया ना बच्चे, उदाहरण में क्या समझाया मैंने? मैंने आपको समझाया कि सर मौसम के अनुसार खान पान और पहनावा बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। हम जिस मौसम में है खान पान वैसी रहती है। हम अभी बिहार में हैं तो हमारी जो ओढ़ा मतलब पहनावा है वो पूरा कपड़ा है, यानी गंजी उंजी भी पहन के शर्ट वगैरह पहन के सो जाते हैं। लेकिन भैया अगर हम कश्मीर में रहेंगे तो जैकेट पहनना पड़ेगा, मोटा रजाई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो खेती करना वर्षा और ऋतु पर निर्भर हो गया है। बिल्कुल बच्चे, हम जो खेती करते हैं हम अत्यधिक किस पर निर्भर रहते हैं? वर्षा पर निर्भर रहते हैं। भैया नदी जंगल पहाड़ आदि के रहने वाले लोगों का जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, यानी वह प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है और वो चाहता है कि प्रकृति हमें देन देगी, या जैसे नदी के पास रह रही है या जंगल में रह रहा है तो फल उत्पादन होगा तो खाएंगे। समझ गए ये सारी बातें? यानी आदिम अवस्था में यानी प्राचीन काल में मानव की तकनीक बहुत सीमित थी। वह प्रकृति को शक्तिशाली मानव था,
प्रकृति को शक्तिशाली मानता था और जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन वस्त्र आश्रय प्रकृति से ही पूरी करती थी। मानव प्रकृति का एक दास है, दास याद रखना बच्चे, दास है, और उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करता है। भैया जल्दी नहीं करना चाह रहा था प्राचीन काल में, लेकिन अब कर रहा है, अब कर रहा है भैया, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा करना नहीं चाह रहा था। ये बात क्या हो गई भैया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, नव निश्चयवाद क्या है? देखो बच्चे ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नव निश्चयवाद आपसे बार बार पूछा भी जाता है, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। देखो नव निश्चयवाद का हम कंसेप्ट जानते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद से दो प्रश्न पूछा जाता है। नव निश्चयवाद सबसे पहले बात पूछेगा, सर नव निश्चयवाद सिद्धांत किसका है? किसने दिया था नव निश्चयवाद? जल्दी बताओ तुम लोग कहोगे सर नव निश्चयवाद जो सिद्धांत है ना, यह सिद्धांत है ग्राफिक टेलर का। किसका है? ग्राफित टेलर का है भैया, ग्राफित टेलर का ये सिद्धांत है। किसने दिया था ये सिद्धांत? भैया यह सिद्धांत दिया था कौन? भैया ग्राफिक टेलर। इसी सिद्धांत का नाम क्या है? इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है रुको और जाओ, रुको और जाओ सिद्धांत। क्या भैया जल्दी बताओ, क्या नाम है? रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या नाम है? रुको और जाओ निश्चयवाद नाम है। एक एक बात को याद रखना बच्चे, एक एक बात को याद रखना। निश्चयवाद नाम है, निश्चयवाद, ठीक है? तुम कहोगे यस सर ये बात तो सही है, यानी कि ये ग्राफिक टेलर ने दिया था और इसी का नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है सर ये नव निश्चयवाद क्या होता है? तो नव निश्चयवाद कहता है, नव निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति, देखो ये कहता है कि मानव प्रकृति में बदलाव, मानव प्रकृति में बदलाव एक सीमित मतलब सीमित रूप से कर सकता है। प्रकृति में बदलाव एक सीमित रूप से बदलाव कर सकता है, कर सकता है, लेकिन सीमित तरीका से कर सकता है, लेकिन भैया एक सीमा तक, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा तक ही, एक सीमा तक ही। यानी जैसे हम तुमसे उदाहरण देंगे, भैया बताओ मानव चांद पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तुम कहोगे सर जी सर मानव चांद पर पहुंच गया, लेकिन क्या मानव सूर्य पर पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। यानी क्या है? यानी हम मानव हैं और हम प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकते हैं, हम प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। ये नहीं है कि समुद्र की पानी सब पी जाएंगे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हम पानी पी सकते हैं लेकिन समुद्र की पानी पूरा नहीं पी जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। यानी बच्चे हम प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं लेकिन एक सीमा तक बदलाव कर सकते हैं, और यही कहलाता है नव निश्चयवाद। और इसी सिद्धांत को किसने दिया था? ग्राफिक टेलर ने दिया था। और इस सिद्धांत क्या कहा गया? इस सिद्धांत कहा गया रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या कहा गया भैया? रुको और जाओ निश्चयवाद। जैसे हम उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें? उदाहरण की। जैसे आप कहोगे सर पहाड़ी इलाका में, कौन सा इलाका में भैया? पहाड़ी इलाका में क्या करता है? पहाड़ी क्षेत्र में मानव क्या करता है? सीढ़ी नुमा खेती कर लेता है, सीढ़ी नुमा खेती कर लेता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे जी सर। तो ये सीढ़ी नुमा खेती मानव की प्रयास है, मानव कर सकता है, लेकिन अगर प्रकृति चाहे इस पूरे सीढ़ी नुमा खेती को मतलब दहा दे, वो टूट कर गिर जाए बच्चे, तो क्या होगा भैया? यही होगा कि ये भैया नहीं चल पाएगा। यानी यही सिद्धांत कहता है कि नव निश्चयवाद, यानी बच्चे कि भैया मानव प्रकृति में बदलाव कर सकता है, मानव प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन एक सीमा तक ही छेड़छाड़ कर सकता है, उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए एकदम कोई दिक्कत है ना? समझ में आ रहा है ना भैया? जल्दी बताओ, आप समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा एकदम बढ़िया तरीका से। देखो जैसे आप कहोगे सर नव निश्चयवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि प्रकृति मानव को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करती है। याद रखना बच्चे, मतलब पृथ्वी मतलब प्रकृति मानव को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता, बल्कि सीमाएं तक तय करती है, यानी सीमाएं तय करती है, और मानव बुद्धि व तकनीक के माध्यम से उन्हें सीमाओं के भीतर निर्णय लेकर कार्य करता है। यानी बच्चे मानव भी एक सीमा तक ही काम कर सकता है प्रकृति में, याद रखना। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत है ना भैया? सर मेरा दर्द में बहुत ज्यादा दर्द है। अरे कोई बात नहीं है, दर्द है तो क्या हुआ। चलिए देखो यहाँ पर लिखा गया भैया, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भूगोल वेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। और इसने इस सिद्धांत का कहा था रुको और जाहो निश्चयवाद का सिद्धांत कहा था। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? तुम कहोगे नहीं सर। जैसे आप जानते हो भैया रेगिस्तान, रेगिस्तान में भी मानव क्या करता है? भैया रेगिस्तान में भी मानव खेती कर सकता है, खेती करना कठिन है लेकिन मानव कर लेता है भैया, संभव है मानव के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में भी सीढ़ीनुमा खेती कर लेता है, बाढ़ क्षेत्रों में भी ऊंचे घर बना लेता है। यानी मानव वहां पर प्रयास कर सकता है, लेकिन भैया एक सीमा तक प्रयास करता है मानव। समझ गया? इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जनांकिकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। भैया ये बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत ही मस्त प्रश्न है।
ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम देखेंगे, बहुत बढ़िया से हम तुम्हें समझाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना। वैसे ऑब्जेक्टिव में अभी अमान सर भी समझाए थे आपको। चलिए, क्या है? जनांकिकी सिद्धांत। जनांकिकी सिद्धांत, जनांकिकी सिद्धांत जो है ना, वो क्या कहता है, ध्यान सुनना। वो कहता है इनकी तीन अवस्था होती है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताओ। ये जनांकिकी सिद्धांत कहता है कि जिस तरह हमारे देश की जिस तरह हमारे देश की जिस तरह हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो रहा है, जिस तरह हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो रहा है, उसी तरीका से क्या हो रहा है भैया, उसी तरीका से हमारे देश की जनसंख्या, राजनीतिक विकास हो रहा है। ध्यान सुनना, राजनीतिक विकास हो रहा है, उसी तरीका से क्या हो रहा है, उसी तरीका से हमारी जनसंख्या, हमारे देश में जन्म दर भी हो रहा है, जन्म दर भी बढ़ रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। यानी जन्म भी बढ़ रहा है, मृत्यु दर भी होना, इसमें भी बदलाव आ रहा है। बदलाव मतलब क्या होता है, बदलाव मतलब इसमें बढ़ना या घटना। अब तुम कहोगे सर ये मृत्यु दर और जन्म दर में मतलब कहां से आ गया भैया? जन्म दर क्या होता है भैया, एक साल में जितने भी बच्चा जन्म लेता है ना, उसको हम लोग जन्म दर कहते हैं। लेकिन मृत्यु दर, एक साल में जितना बच्चा मरता है ना, उसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, कोई दिन ना। लेकिन देखो बच्चे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो जैसे क्या कहा, यानी कि हमारे देश में, जैसे हमारा देश खूब फल फूल रहा है, हमारे देश की सब कुछ बढ़ रहा है, सामाजिक व्यवस्था बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था बढ़ रहा है, राजनीतिक व्यवस्था बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमारी जनसंख्या भी बढ़ोतरी हो रही है, या हमारी जनसंख्या कम रही होगी, यानी हमारे जन्म दर में या मृत्यु दर में क्या आ रहा होगा, बदलाव आ रहा होगा। तुम कहोगे ये तो बात सही है सर, ये तो बात बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। तो चलो, इसी का तीन सिद्धांत है। कितना सिद्धांत है भैया? तीन अवस्था है, तीन अवस्था। इसमें कहा था, देखो सबसे पहली अवस्था, हम लोग पहली अवस्था मानते, ध्यान सुनना भैया, इसको ध्यान सुनना, जो सुनेगा बहुत बढ़िया से वो समझ जाएगा। पहली अवस्था मानते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी भैया? दूसरी अवस्था की बात करेंगे, दूसरी अवस्था की बात करेंगे, और सबसे अंतिम में बात करेंगे हम लोग तीसरी अवस्था का। यानी तीन अवस्था है, और इस तीनों अवस्था को आज हम लोग समझने वाले हैं, तीसरी अवस्था। ध्यान सुनना, एक एक प्रश्न को मैं समझा रहा हूं पहले, और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो भैया, तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए, पहला जनांकीय सिद्धांत का पहला सिद्धांत हमें क्या कहता है? पहला सिद्धांत कहता है कि यहां पर जन्म दर भी ज्यादा रहेगा, जन्म दर भी क्या रहेगा भैया? ज्यादा रहेगा, ज्यादा होगा, और तथा तथा मृत्यु दर भी ज्यादा रहेगा। यानी ऐसा एक कंडीशन, मृत्यु दर भी क्या रहेगा भैया? ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी एक ऐसा कंडीशन जहां पर जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। तुम कहोगे सर ऐसा कंडीशन कहां संभव हो सकता है? क्यों संभव हो सकता है कि जन्म दर भी अधिक रहेगा और मृत्यु दर भी अधिक रहेगा? भैया यह तब संभव हो सकता है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं न हो, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो। स्वास्थ्य सुविधा जानते हो ना, स्वास्थ्य के लिए कुछ ना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, बिल्कुल भैया, स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, तथा अकाल की उत्पत्ति हो। भैया अकाल आ सकता है, अकाल की बढ़ोतरी हो, अकाल आ सकता है भैया। क्या? शिक्षा की कमी हो भैया, शिक्षा की कमी हो, जागरूकता की कमी हो, शिक्षा की कमी हो या जागरूकता कमी हो। अब तुम बताओ, एक बात सुनो, वो क्षेत्र बताओ, जागरूकता कमी हो, वह क्षेत्र बताओ जहां की जनसंख्या सबसे अधिक है। भैया बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्यों अधिक है सर? क्योंकि भैया यहाँ पर ना स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, यहाँ पर अकाल बार बार आता है, यहाँ पर शिक्षा की कमी है, और साथ में जागरूकता की भी कमी है। और जनांकिकी सिद्धांत का पहला सिद्धांत यही कहता है कि जहां का जन्म दर भी अधिक रहेगा और जहां का क्या भैया मृत्यु दर भी अधिक रहेगा, उसे ही पहला सिद्धांत में रखते हैं। और वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं ना होगा, अकाल पड़ेगा, शिक्षा की कमी होगी, जागरूकता कमी होगी, इन सारे बातों पर बहुत ध्यान दिया जाता है बच्चे, समझ गए? तुम कहोगे जी सर, तुम कहोगे सर तब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है भैया जहां पर दूसरा कंडीशन कहता है कि जन्म दर अधिक रहेगा। बच्चे जन्म दर क्या रहेगा भैया? जन्म दर अधिक रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या भैया? मृत्यु दर कम हो जाएगा, मृत्यु दर कम हो जाएगा। यानी कि बच्चा जन्म ज्यादा लेगा, अब मरेगा नहीं है ना, तो इसमें भी क्या होगा भैया? जनसंख्या बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्या बढ़ेगी भैया? जनसंख्या बढ़ेगी। अब ये कहाँ होगा? तो ये कब हुआ? ये मध्यकाल में आया, जब शिक्षा सुविधाएं थोड़ा आने लगा, शिक्षा सुविधाएं थोड़ा आने लगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अकाल या जागरूकता में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ। अकाल या जागरूकता में क्या बढ़ा भैया? जागरूकता में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ, थोड़ा बढ़ोतरी हुआ, थोड़ा
थोड़ा बढ़ोतरी हुआ तो ऐसा समस्या आने लगा। क्या समस्या आया? समस्या यह आया कि हमारे जन्म दर ज्यादा होने लगे, मृत्यु दर कम होने लगा। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न बनेगा कि सर यहाँ जन्म दर अधिक हो रहे हैं, मृत्यु दर कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भैया बच्चा तो जन्म दर अधिक ले रहा है, लेकिन हम उसे मरने ही नहीं दे रहे हैं। अकाल नहीं आ रहा है, डॉक्टर हमारे यहाँ अच्छा अच्छा होने लगा है क्या? बिल्कुल भैया। शिक्षा हमारे यहाँ अच्छा है तो क्या होगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। लेकिन हमारा तीसरा स्तर क्या कहता है? हमारा तीसरा स्तर कहता है कि वह अवस्था जहां पर क्या होगी? वह अवस्था जहां पर जन्म दर भी कम होगा, जन्म दर भी कम होगा और मृत्यु दर भी कम होगा। और ये जब बेस्ट बेस्ट भैया बेस्ट, यही सबसे अच्छा अवस्था है, तीसरा अवस्था, जहां पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। और जब जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है तो प्यारे बच्चों हमारे देश की जनसंख्या बहुत कम होगा। और जब देश की जनसंख्या कम होगा तो हम लोग एकदम बढ़िया से रहेंगे, बढ़िया से अपने सामान का वितरण करेंगे, हम बढ़िया से ले पाएंगे। बोलो हाँ या नहीं? हम बढ़िया से काम कर पाएंगे। बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे जी सर। अब देखो, अब सर ये बता दीजिए पहला चरण कब का है? तो पहला चरण प्राचीन काल का है, बहुत पहले का दिन है प्राचीन काल, जहां जन्म बढ़ता था। जितना जन्म बढ़ रहा है उतना मृत्यु बढ़ रहा है, मृत्यु बढ़ रहा है। अब देखिए बच्चे, जब क्या हुआ? दूसरा स्टेज कब आया? मध्यकाल में। और अभी कौन है? अभी है तीसरा स्तर, यानी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। ऐसी स्थिति आपको याद रखना है। ये 3 जनांकीय सिद्धांत है प्यारे बच्चों, अगर आप समझ लिए हो तो अच्छी बात है। ठीक है, पहला में क्या है? पहला में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है। दूसरा में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है। तीसरा में जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए? बिल्कुल यही बात यहाँ बताया गया। देखो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की ये कहता है, बताता है कि किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे उसकी जन्म दर और मृत्यु दर में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। यानी कि या तो बढ़ेगा जन्म दर या तो घटेगा, या तो मृत्यु दर बढ़ेगा या तो मृत्यु दर घटेगा। बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे एकदम सही बात है। लेकिन क्या हम इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पहला चरण है। और पहला चरण हमने क्या बताया? पहला चरण में हमने बताया कि जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। बोलो है या नहीं? तुम कहोगे जी सर। यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ने लगता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? लोग साक्षर नहीं होते, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है, टेक्नोलॉजी सुविधाएं नहीं होता है, लोगों में जागरूकता नहीं होती है, अकाल की स्थिति आ जाता है। इन सारी घटनाओं के कारण पहला अवस्था उत्पन्न होता है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन दूसरा अवस्था कैसे आएगा? भैया दूसरा अवस्था में क्या होता है? जन्म दर तो बढ़ता है, जन्म तो बढ़ता है, लेकिन मृत्यु क्या होता है? मृत्यु भैया घटता है, घटता है। यही सबसे बड़ी बात है। और लोग में साक्षरता थोड़ी सी बढ़ती है, सब चीज में साक्षरता थोड़ी सी बढ़ती है, शिक्षा थोड़ा सा बढ़ता है तो लोग जागरूक होता है। लोग कहता नहीं बच्चा पैदा ज्यादा नहीं करेंगे, बच्चा ज्यादा पैदा करेंगे और मरने नहीं देंगे। मरता क्यों है? बीमारी हो जाता है। मरता क्यों है? अकाल आ जाता है। मरता क्यों है? क्योंकि हमारे पास चिकित्सा सुविधा नहीं है। और यही सारी बातें क्या हुआ? तीसरी अवस्था में पूरा का पूरा आ गया। यानी कि आप कहोगे सर तीसरी अवस्था में जन्म भी कम है, जन्म भी कम है और मृत्यु भी कम है, मृत्यु भी। और यह एक विकसित देश को देखो, लोग साक्षर हो गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, अकाल की स्थिति से निपटारा हो गया है, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो गई है। इन सारे कारण से मेरे प्यारे बच्चों जनांकीय सिद्धांत का तीसरा अवस्था है। यानी तीनों अवस्था आपको समझ में आ गया? बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल एकदम सर, बिल्कुल। चलिए आज अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण की विवेचना कीजिए। आपको यह बताना है कि पूरा दुनिया में क्या, पूरा दुनिया में जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन करता है? तो ध्यान सुनना, कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो हम 2-3 पॉइंट याद करेंगे, यादें हो जाएगा हमको। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। देखो आप कह रहे हैं जनसंख्या अधिक कहाँ होगा? जनसंख्या वितरण, आप जानते हो जनसंख्या वितरण मतलब क्या होता है? जनसंख्या वितरण का मतलब है कि आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक है, अफ्रीका में, एशिया में। लेकिन प्यारे बच्चों आप यह देखोगे कि बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर जनसंख्या बहुत कम है। जैसे अंटार्कटिका चल जाइए, आर्कटिक चल जाइए भैया, ऑस्ट्रेलिया चल जाइए, यहाँ पर बहुत जनसंख्या कम है। तो इसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक भैया जल्दी एक एक कारक सब लिखो। एक एक कारक अगर सब लिखोगे भैया तो हम समझ जाएंगे कि तुम बहुत बढ़िया से पढ़े हुए हो, और नहीं तो आज के बाद तुम भूल भी नहीं सकते हो भैया, कभी नहीं भूल सकते हो, कभी नहीं। देख चलो, पहला कारक जल की उपलब्धता। तुम बताओ जल्दी, हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे। जल की उपलब्धता, यानी प्यारे बच्चों आप कहोगे सर जहां पर जल की उपलब्धता अधिक होगी वहां लोग अधिक होगा,
जहां नदी झील झरना मतलब ये सब हो देंगे, तालाब होंगे, वहां पर लोग अधिक रहेगा। लेकिन जहां जल की उपलब्धता नहीं है वहां पर लोग क्यों रहेगा, काहे रहेगा, क्या करे रह के, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तुम कहोगे सर जल की उपलब्धता, जल्दी हम लिखेंगे तुम भी लिखना। सर भू आकृति, यानी भू आकृति मतलब क्या सर, भू आकृति मतलब तुम ही से पूछेंगे भैया, जहां मैदान होंगे, क्या होंगे भैया, मैदान होगा, वहां जनसंख्या अधिक होगा, जहां भैया पहाड़ होगा वहां जनसंख्या कम होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। तुम कहोगे जी सर, तो क्या भू आकृति, क्या हमारी जनसंख्या के वितरण को, देखो जलवायु, देखो बच्चे, एक दो बच्चा लिख रहा है जलवायु, बिल्कुल जलवायु होगा, बिल्कुल जलवायु होगा, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ एकदम बढ़िया होगा। जैसे हमारे देश की जलवायु मानसूनी है तो हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है। अरे बोलो है या नहीं। जहाँ की जलवायु ठंडा होगा, पूरा ठंडा, वहां पर क्यों रहेगा जनसंख्या भैया, क्यों रहेगा लोग, तुम खुद बताओ ना। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा बच्चे। जैसे आप कहोगे सर मृदा, मृदा भी अच्छा होना चाहिए, मृदा भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मृदा कहाँ, जब भैया जलोढ़ मिट्टी जहाँ होगा, जलोढ़ मिट्टी जहाँ होगा, काली मिट्टी जहाँ होगा, वहां पर लोग क्या होंगे भैया, अधिक बसेंगे, अधिक लोग होंगे। लेकिन तुम बताओ, मतलब रेतीली मृदा जहाँ पर होगा भैया, रेतीली मृदा जहाँ पर होगा, क्या बताओ यहाँ पर लोग रहेगा भैया, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करोगे तो 300 से 400 तक। मिट्टी लिख दोगे भैया, लिख सकते हो, जितना समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए समझ में आ रहा होगा एकदम बेहतरीन तरीका से, आप लोग तो समझदार हो। चलिए देखो, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक इस प्रकार है। पहला है जल की उपलब्धता, ध्यान सुनना आप, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की सकती है। मनुष्य इसे पीने, नहाने, भोजन पकाने, पशुपालन और इन सभी में उपयोग करता है। यानी जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता होगी वहां लोग बसना पसंद करेंगे, जहां मतलब जल की पर्याप्त नहीं होगा वहां पर लोग बसना नहीं पसंद करेंगे, वहां लोग नहीं रहेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए दूसरा, भू आकृति, यानी समतल मैदान और ढलान वाले क्षेत्र अधिक सघन आबादी वाले होते हैं, जहां पर कृषि अच्छा होता है, सड़क होता है, उद्योग अच्छा होता है, अन्य मानव गतिविधियां अनुकूल रहती है। लेकिन जहां पहाड़ी होता है और जहां पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां आबादी बहुत ही कम होता है। बोलो हाँ या नहीं। तुम कहोगे यस सर, एकदम सही बात है। जलवायु की बात कर लेते हैं, यानी पर्यटक आमतौर पर सुखद और आरामदायक मौसम पसंद करता है, यानी ठंडे क्षेत्रों के लोग सूर्ययुक्त और गर्म जगहों की ओर पर्यटन करते हैं। बोलो है या नहीं। देखो कितना अच्छा प्रश्न है भैया, कितना अच्छा प्रश्न है। मृदा, मृदा भैया कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए मृदा की उर्वरकता शक्ति बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, और जहां पर मृदा की उर्वरकता शक्ति अधिक होती है वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहां की मृदा शक्ति बहुत ही कम होता है वहां पर लोग रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गहन निर्माण कृषि की विशेषता का वर्णन कीजिए। भैया गहन निर्माण कृषि बहुत पूछा जाता है प्रश्न, और आपके एग्जाम में भैया, चलिए आपदा भी होगा, हाँ आपदा भी होगा भैया, आपदा भी होगा, बिल्कुल आपदा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपदा भी होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आ जाओ, देखो गहन कृषि की विशेषता समझते हैं। पहले गहन कृषि समझते हैं, गहन कृषि कहते किसको है भैया। एक टॉपिक आ गया गहन कृषि। देखो जिस टॉपिक को भी समझाएंगे भैया पूरा समझाएंगे, आपको पूरा समझना है, जब तक क्लास चलेगा धुआं तरीका से क्लास करते चलना है। चलो गहन कृषि का मतलब है भैया, गहन कृषि का मतलब ही है कि हमारे पास कृषि छोटा रहेगा, यानी भूमि छोटा है और उसमें हम उत्पादन अधिक करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे भैया, अधिक करने का प्रयास करेंगे, यानी सीमित भूमि में, कौन सी भूमि में, सीमित भूमि में, सीमित भूमि पर उत्पादन अधिक करने का प्रयास करना, उत्पादन अधिक करने का प्रयास करना भैया, करने का प्रयास करना क्या कहलाता है भैया, करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, गहन कृषि कहलाता है, गहन कृषि क्या कहलाता है भैया, गहन कृषि कहलाता है। या आप कह सकते हो कहलाता, आप कह सकते हो भैया कि भैया हम क्या करते हैं भैया, एक ही खेत में बहुत सारे फसल को रोपते हैं, क्या बिल्कुल ऐसा करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं भैया, बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया हमारे पास भूमि सबसे बहुत कम है और हमें उत्पादन भी अधिक करना है, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है और हम चाहते हैं कि उत्पादन अधिक करे, इस कारण से प्यारे बच्चों हमें उत्पादन बढ़ाना है, सिंपल सी बात। अच्छा इसकी विशेषता क्या है भैया, इसकी विशेषता क्या है, यानी इसकी सबसे पहले विशेषता पूछेंगे, विशेषता ही पूछा इसीलिए विशेषता पर ज्यादा जोर दे तो मजा आ जाएगा बच्चे, मजा आ जाएगा। देखो विशेषता की बात करें, सबसे पहला विशेषता है कि इसमें छोटा खेत होता है। क्या होता है भैया, छोटा खेत होता है, यानी इसमें क्या होता है, छोटा खेत होता है, छोटा खेत, छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे खेत, याद रखना बच्चे। यानी गहन खेती में क्या होता है, छोटे छोटे खेत होता है, बड़ा बड़ा खेत नहीं होता है। क्या बड़ा बड़ा खेत नहीं होता, छोटे छोटे खेत होते हैं। जैसे यहाँ पर ना भैया, यहाँ पर मेहनत अधिक होता है, यानी मेहनत अधिक होता है, उसी के ना मेहनत अधिक होता है बच्चे, यही सब विशेषता है ना।
मेहनत अधिक होती है बच्चे। आप कहोगे सर तीसरा बात क्या है, सिंचाई की जरूरत पड़ता है, सिंचाई पर्याप्त होना चाहिए, सिंचाई पर्याप्त जरूरी होता है। यानी अगर सिंचाई अच्छा से नहीं होगा, अगर सिंचाई अच्छा से नहीं होगा तो क्या हम व्यापार कर पाएंगे, सॉरी क्या हम खेती कर पाएंगे भैया, गहन कृषि नहीं। हम उत्पादन अधिक कर पाएंगे नहीं। तो अधिक उत्पादन करने के लिए हमें छोटे छोटे खेत में लगाना पड़ेगा, मेहनत अधिक होती है उसमें, सिंचाई पर्याप्त होना चाहिए भैया, सिंचाई पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, हाँ कीटनाशक दवाई का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक दवाई का प्रयोग करेंगे, नाशक दवाई, क्योंकि बच्चे कीटनाशक दवाइयाँ होती है ना, वो क्या करता है हमारी भैया, हमारे पेड़ पौधे में यानी हमारी फसल में कीट को लगने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कीट नहीं लगेगा तो भैया हमारी फसल बहुत अच्छा होता है। क्या? बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। और इसका भैया विशेषता और क्या है, पांचवी विशेषता है इसमें अपने अपने भोजन के लिए करता है, भोजन और कुछ बेचने के लिए, अपने भोजन के लिए तथा कुछ बेचने के लिए करता है, कुछ बेचने के लिए, कुछ बेचने के लिए करता है, बेचने के लिए। क्या कोई देता ना बच्चे, कोई देता ना? तुमको सर गहन निर्माण निर्माण कृषि यही है, इसे याद कर लीजिए। बताइए गहन निर्माण मतलब गहन निर्माण कृषि किसे कहेंगे, जहां पर हमारे पास भूमि बहुत कम है और हमें उत्पादन सबसे अधिक करना है। ठीक है, इसकी विशेषता है हमारे पास छोटा भूमि है, उस पर उत्पादन अधिक करना है, हमें सिंचाई करना पड़ेगा अच्छा से, हमें खुद से मजदूरी करना पड़ेगा। इसमें लोग जो है ना अपने जीवन को चलाने के लिए करता है, यानी खुद भी खाता है और कुछ अनाज बेचता भी है भैया, समझ गया ना? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप कहोगे सर गहन निर्माण कृषि यानी गहन निर्माण कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें सीमित भूमि होता है, से अधिकतम उपज प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी हमारे पास भूमि बहुत कम है, हम अधिकतम भैया उत्पादन करना चाहते हैं। आइए गहन निर्माण कृषि की विशेषता देख लो बच्चे। यहाँ क्या छोटे खेत होता है, यानी जमीन बहुत कम होती है, कभी कभी टुकड़े में बढ़ जाता है। ज्यादा मेहनत वाली खेत होती है, यानी छोटे खेत से ज्यादा मेहनत करके फसल उगाई जाती है और अधिक उत्पादन करने का भैया प्रयास रहता है हम लोग का। क्या? चलिए भैया पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया भैया, हम जानते हैं, और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आपका ज्योग्राफी का भी जाए। ठीक है, चलिए आज सिंचाई जरूरी है, यानी पानी देना पड़ता है, नहर कुआं बारिश का भैया। रोग कीट नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी ज्यादा फसल होने से कीट और बीमारी से बचना पड़ता है भैया, अपना खाना और थोड़ी बिक्री के लिए, यानी मुख्य उद्देश्य होता है अपना खाना और थोड़ी बिक्री के लिए भैया। गहन निर्माण कृषि का कभी भी उद्देश्य नहीं होता है कि हम अधिक बेचेंगे भैया, अधिक बेचा नहीं जाता है, अधिक बेचा नहीं जाता। अच्छा बहुत फेमस भैया प्रश्न है, बहुत फेमस, यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो लगातार पूछा जाता है आपके प्रश्न में और सब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न आपके बनने चाहिए, सही सही होना चाहिए। ठीक है।